नमस्कार बच्चों, आज हम सब पढ़ें कक्षा 8 की हिंदी भाषा सेतु का चैप्टर 12 यानी पाठ 12 पूर्वी सीमांत असम। पूर्वी सीमांत असम जो कि विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित एक निबंध है, इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे। इस निबंध में असम के जनजीवन में व्याप्त उसके अंतरंग सांस्कृतिक मूल्यों का परिचय दिया गया है, यानी जो वहाँ के आंतरिक मूल्य हैं उनका परिचय प्रस्तुत पाठ में दिया गया है। इसके माध्यम से हम वहाँ के लोगों की जीवन शैली को, विचारधारा को, रहन सहन को, रीति रिवाजों को व उनकी विविध मान्यताओं को समझ सकेंगे। यानी प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हम वहाँ के लोगों की जीवन शैली, विचारधारा, रहन सहन, रीति रिवाज आदि मान्यताओं को समझ सकेंगे। हमारे आसपास का वातावरण, हमारा भौगोलिक परिवेश, हमारे व्यवसायों को, हमारे सामाजिक जीवन को, हमारे त्योहारों और हमारे रीति रिवाजों को कितना और कैसे प्रभावित करता है असम, यह भी इस निबंध से हमें पता चलता है। असम के जनमानस की सौंदर्य वृत्ति का, कर्मठ जीवन क्रम का, समाज में नारी के विशेष स्थान का, उनके अपने विशिष्ट पर्व और त्योहार विशेष आदि का इस पाठ में परिचय दिया गया है। साथ ही असम के इतिहास एवं साहित्य का भी विशद वर्णन है, विस्तृत वर्णन है। ठीक है, तो इसका आशय यह है कि इस निबंध के माध्यम से हम असम के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि वहाँ के लोग रहते कैसे हैं, उनका रहन सहन क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है असम की, वहाँ के जो जीवन शैली है वह कैसी है, वहाँ के व्यवसाय कैसे हैं और क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम प्रस्तुत पाठ के माध्यम से जानेंगे। कुछ लोग इसे दुर्गम ऊंचे पर्वतों, भयंकर भूकंपों और भयानक बाढ़ का प्रदेश समझते हैं। दुर्गम का अर्थ होता है यानी जहां जाना कठिन हो, उसे दुर्गम कहते हैं। दुर्गम पर्वतों, भयंकर भूकंपों यानी ज्यादा भूकंप आने वाला तथा भयानक बाढ़ का प्रदेश मानते हैं कि यहाँ बाढ़ बहुत अधिक आती है। कुछ हरा भरा प्रांत मानते हैं और कुछ लोग इसे हरा भरा यानी हरियाली से भरा हुआ वन प्रांत मानते हैं, यानी वनों का प्रदेश मानते हैं, जहां गैंडे, हाथी, चीते और बाघ घूमा करते हैं। कुछ इसे कामरूप की जादूगरनियों का देश समझते हैं, जहां कामाख्या देवी का मंदिर है। कुछ ब्रह्मपुत्र का प्रदेश जो नाना जातियों के गीतों से गूंजता है। पौराणिक कथाओं में इसका नाम प्राग ज्योतिष मिलता है। कभी इसे कामरूप कहा जाता है और आज यह असम कहलाता है, यानी कभी इसको कामरूप कहा जाता था और आज यह देश असम कहलाता है। कालिदास ने रघुवंश में इसे नील लोहित कहकर पुकारा है, यानी इस प्रदेश को, असम को कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश में नील लोहित कहकर पुकारा है, यानी नील लोहित के नाम से पुकारा है, बताया है इसको। ठीक है, प्रत्येक नाम का कोई न कोई अर्थ है, यानी जितने भी नाम असम के रखे गए हैं इसका कुछ न कुछ अर्थ है। असम नाम बहुत नया है। बर्मा की ओर से आने वाली अहोम जाति ने इस प्रदेश पर 600 वर्षों तक शासन किया था। उसी अहोम शब्द से यह असम बना है, यानी असम नाम कैसे पड़ा? असम नाम पड़ा है कि जो बर्मा से अहोम जाति आई है उन्होंने यहाँ 600 वर्षों तक राज्य किया था, शासन किया था, उसी की वजह से यह अहोम शब्द से असम बना। ठीक है, यहाँ के निवासी इसका उच्चारण अहोम ही करते हैं, यानी जो असम के वास्तविक निवासी हैं वो असम का उच्चारण आज भी अहोम ही करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से यह प्रदेश सचमुच असम है, यानी ऊंचा नीचा है। असम का अर्थ होता है जो सम ना हो, जो समतल ना हो, तो वही यहाँ कहा गया है कि भौगोलिक दृष्टि से यह प्रदेश सचमुच यानी सही में असम है, यानी ऊंचा नीचा है। असम में नाना जातियों का संगम हुआ है। 100 से ऊपर बोलियां यहाँ बोली जाती हैं। इन सब के रीति रिवाज अलग अलग हैं। कभी यहाँ शैव तांत्रिकों का प्रभाव था। कामाख्या देवी की पूजा इसका प्रमाण है, यानी असम में कभी जो है 100 तांत्रिक जो होते हैं इनका प्रभाव अधिक था। कामाख्या देवी की पूजा इसका प्रमाण है। बौद्ध धर्म का प्रभाव भी यहाँ बहुत दिनों तक रहा। यह धर्म तिब्बत और चीन यहीं से होकर गया, यानी बौद्ध धर्म जो है वो तिब्बत में और चीन में, यही असम से होकर के ही गया है। 15वीं सदी में शंकर देव ने इस प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। मुसलमानों के साथ इस्लाम और अंग्रेजों के साथ यहाँ ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ, यानी जब मुसलमान आए तो इस्लाम धर्म आया और जब अंग्रेज आए तब ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ असम में। पहाड़ी जनजातियों में विशेष रूप से ईसाई धर्म फैला। उनके अपने आदिकालीन धर्म और तंत्र भी कम रोचक नहीं हैं।
इस प्रकार असम नाना धर्मों और मान्यताओं का विचित्र गुलदस्ता है, यानी अलौकिक गुलदस्ता है। इस प्रदेश की संस्कृति के निर्माण में नारी का प्रमुख स्थान है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो वह नहीं कर सकती, यानी असम की नारी ऐसा कोई कार्य वहां का नहीं है जो नहीं कर सकती है। उड़ते हुए बादलों के नीचे सुनहरे खेतों के बीच फसल काटती हुई असमिया बालाएं जब गीत गाती हैं तो यह सारी घाटी मंत्रमुग्ध हो उठती है। उनका पहनावा भी बहुत सुंदर है। मेखला छाती ढकने वाली चादर और शाल, इसका लाल बूटेदार किनारा और मूंगा, रेशम और कपास के सभी घरेलू वस्त्र ये स्वयं करघों पर बुनती हैं, यानी असम की नारियां जो होती है वो अपने कपड़े स्वयं बुनती हैं। गांधी जी ने कहा था असम की नारी जन्मजात बुनकर है, वह करघों पर कविताएं बुनती हैं। गांधी जी ने असम की नारियों के बारे में क्या कहा था कि असम की नारी जन्मजात बुनकर है, वह करघों पर कविताएं बुनती हैं। सुंदरता को हानि पहुंचाए बिना उसने अपने पहनावे में मितव्ययता का व्यवहार किया है। मितव्ययता का यानी बचत का व्यवहार किया है। जब वो नारियां अपने कपड़े स्वयं बनाती हैं तो निश्चित रूप से उनका बचत होता है। काम करते समय ये पेटीकोट और लंबी बाहों वाली समीज पहनती हैं। पेटीकोट पर सुंदर पट्टा बांधने का नियम है। रंग इन्हें भी प्रिय हैं। यहाँ यह मान्यता है कि जो लड़की नाचना और बुनना नहीं जानती वह कुछ नहीं जानती, यानी असम की यह मान्यता है कि जो लड़की बुनना या नाचना नहीं जानती है, समझो उसको कुछ नहीं आता है, वह कुछ नहीं जानती। नृत्य संगीत के क्षेत्र में इसीलिए यह प्रदेश किसी से पीछे नहीं है, यानी किसी और प्रदेश से पीछे असम नहीं है नृत्य और संगीत में। वैसे भैंसे लड़ाना भी यहाँ का एक मनोविनोद है, यानी मन को आनंदित करने का साधन है। मनोविनोद का अर्थ होता है मन को आनंदित करना, इसका साधन है। लेकिन इनका प्रमुख त्योहार बिहू है, यानी असम का जो मुख्य त्योहार है वह क्या है, वह बिहू है। आपसे पूछा भी जाता है कि असम का मुख्य त्योहार क्या है, तो क्या है, बिहू है, जो यहाँ की संस्कृति का प्रतीक है। बिहू उत्सव 3 तरह के होते हैं, काते बिहू या कंगाली बिहू, माघ बिहू या भोगाली बिहू, चतर बिहू या रंगाली बिहू। रंगाली बिहू इन तीनों में प्रमुख है। यह वसंत के अवसर पर मनाया जाता है। जो रंगाली बिहू होता है वह वसंत के अवसर पर मनाया जाता है और यह प्रमुख बिहू है। यह पुराने वर्ष को विदा करके नए वर्ष का स्वागत करता है। इसके 3 भाग हैं, गौ सेवा, आमोद प्रमोद और ईश्वर सेवा। शेष भारत की तरह असम भी कृषि प्रधान है, इसलिए गाय बैलों की सेवा करना स्वाभाविक है। गौ सेवा के पर्व का नाम है गरु बिहू। नव वर्ष के पहले दिन मानुहर बिहू होता है, यानी नव वर्ष का जो पहला दिन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे मानुहर बिहू कहते हैं। इसमें सब छोटे अपने बड़ों को नमस्कार करते हैं और मंदिर में इकट्ठे होकर कीर्तन करते हैं, यानी घर के जितने भी छोटे होते हैं वो मानुहर बिहू में अपने घर वालों का, जो उनके बड़े होते हैं उनका चरण स्पर्श करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और मंदिर में इकट्ठे होकर के सारे भजन कीर्तन किया करते हैं। जब प्रकृति आनंद मनाती है तब व्यक्ति कैसे चुप रह सकता है। वह नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में मस्त हो जाता है, यानी आनंद के आदान प्रदान में मस्त हो जाता है, लीन हो जाता है। सब लोग घर घर जाकर हुचरी गीत गाते हैं। बिहू नाच में युवक युवतियां समान रूप से भाग लेते हैं, यानी युवक भी भाग लेते हैं और युवतियां भी भाग लेते हैं। लड़के लड़कियां स्त्री पुरुष सभी भाग लेते हैं। पहले कैसे भी गीत गाए जाते रहे हों, लेकिन शंकरदेव के बाद पवित्र कीर्तन के गीत ही अधिक गाए जाते हैं। वैशाख में 7 दिनों तक यह त्योहार चलता रहता है। जाति धर्म वर्ण सबसे ऊपर होकर यह असमिया जाति की एकता और कृषि प्रधान संस्कृति का प्रतीक है। बांसुरी का मादक संगीत भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है। वैष्णव नाट का प्रचार महापुरुष शंकर देव ने किया था। मणिपुर नृत्य जो है वह इस प्रदेश की विशेषता है। यहाँ के निवासी हंसमुख और संतोषी हैं, यानी हंसमुख और संतोषी हैं, प्रसन्न रहने वाले हैं और धैर्य रखने वाले हैं। संतोषी का अर्थ होता है धैर्यशाली। पुरुष केवल
धोती पहनते हैं और सर्दियों में कंधों पर चादर डाल लेते हैं। यानी यहाँ के जो पुरुष होते हैं वो सिर्फ धोती पहना करते हैं और सर्दी जब होती है ज़्यादा तो कंधों पर चादर डाल लेते हैं। यहाँ का मुख्य भोजन दाल भात और मछली है। तंबाकू और शिकार के ये बहुत शौकीन है। यानी यहाँ के लोग तंबाकू और जो शिकार करना है इन दोनों के लिए बहुत शौकीन है। इनका शौक इन्हें बहुत रहता है। पान ये लोग बहुत खाते हैं पर बिना कत्थे का। यानी पान तो खाते हैं लेकिन उसमें कत्था नहीं डालते। सुपारी खाते हैं और खूब खाते हैं। घरों में बतखें पालते हैं। नाना जातियों के कारण जो भिन्न प्रकार के रीति रिवाज दिखाई देते थे वे अब आधुनिक सभ्यता के कारण मिटते जा रहे हैं। असम आधुनिक हो रहा है। इसी क्रम में अनेक भाषाओं और बोलियों के मेल से असमिया का जन्म हुआ। यानी असमिया का जन्म कैसे हुआ? उनमें अनेक भाषाएं एवं अनेक बोलियां शामिल हैं। यह इस प्रदेश की मुख्य भाषा है। असमिया असम की मुख्य भाषा है। यदि आपसे पूछा जाए कि असम की भाषा क्या है तो असमिया है। ठीक है। लिपि बंगला के समान है लेकिन उच्चारण में बहुत भेद है। जैसे स का उच्चारण ये ख की तरह करते हैं। अपने प्रदेश को असम नहीं अहोम कहते हैं और च को श बोलते हैं। च को स की तरह बोलते हैं और स को ख की तरह बोलते हैं। असम के उत्तर में भूटान है, दक्षिण में मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम है। दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये तीनों राज्य असम के दक्षिण में है। पूर्व में नागालैंड और मणिपुर है। पश्चिम में बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल है। अरुणाचल प्रदेश असम के उत्तर पूर्व में है। तिब्बत से आकर बांग्लादेश जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी बहुत लंबी, गहरी और चौड़ी है। यह बार बार बिफर कर यानी फैल कर यहाँ के निवासियों की सहन शक्ति की परीक्षा लेती रहती है। यानी ब्रह्मपुत्र बार बार फैल करके बार बार अपने आकार को बढ़ा करके यहाँ के निवासियों की सहन शक्ति की परीक्षा लेती रहती है। भूचाल ने कितनी ही बार इसके भूगोल को बदला है। यानी भूचाल ने यानी भूकंप ने कितनी ही बार यानी कई बार इसके भूगोल को बदला है, इसकी आकृति को बदला है। इसके यानी असम के नगर और कस्बे अधिकतर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर ही बसे हुए हैं। वनों में शाल, सागवान, सनीबर, महोगनी, सेमल, शीशम और बुला आदि अनेक प्रकार की कीमती लकड़ियां पाई जाती हैं। बेंत बहुत मिलती है। यहाँ पर बेंत की लकड़ी बहुत मिलती है। बांस, केला, सुपारी और खजूर के पेड़ भी खूब मिलते हैं। केले के पेड़ यहाँ पर असाधारण रूप से लंबे और मोटे होते हैं। यानी बहुत मोटे और बहुत लंबे होते हैं केले के पेड़ असम में। असम से अधिक जंगल भारत के किसी भी प्रदेश में नहीं है। यानी सर्वाधिक वनों वाला देश कौन सा है, प्रदेश कौन सा है भारत का, तो वह असम है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य मन को लुभाने वाला है। यानी मन को मोहित करने वाला है असम का प्राकृतिक सौंदर्य। ठीक है। यहाँ असम का मानचित्र दिया गया है तो आप इसको देख लें अच्छे से असम को। एशिया में पेट्रोलियम का पहला कुआं इसी प्रदेश में माकम स्थान पर 1867 में खोदा गया था। यानी भारत में पहला जो पेट्रोलियम स्थान था वह कहाँ था? माकम में था, जो कि असम में है और यह 1867 में खोदा गया था। लखीमपुर और कछार में पेट्रोल तथा डिगबोई में किरसिन के तेल खूब निकलता है। कोयले की खानें भी काफी मात्रा में पाई जाती हैं। लेकिन इसके गौरव का कारण है चाय। यानी असम के गौरव का मुख्य कारण क्या है? वह है चाय। देश भर में जितनी चाय पैदा होती है उसका आधा भाग असम में होता है। यानी 50% चाय सिर्फ असम में पाई जाती है और बाकी देश भर में 50% पाई जाती है। ठीक है, पैदा होती है। उसका आधा भाग असम में होता है। धान, जूट, ईख, मकई, तंबाकू, कपास, राई और सरसों यहाँ की मुख्य फसलें हैं। अनानास, आड़, केले, नारंगी, आड़ू और सुपारी भी यहाँ खूब हैं। सिल्क, मूंगा और अंडी यानी रेशम यहाँ की विशेषताएं हैं। चीनी, तेल और चावल की मिलें, सीमेंट, दिया सलाई और कागज बनाने के कारखाने भी यहाँ पर हैं। ग्रामोद्योग की दृष्टि से भी यह प्रदेश बहुत संपन्न है। यानी ग्रामोद्योग की दृष्टि से असम बहुत संपन्न है, संतुष्ट है।
चादरें, थैले, टोकरियां, पंखे और टोप इत्यादि अनेक कलापूर्ण वस्तुएं यहाँ तैयार होती हैं। हथकरघा, हाथी दांत, ताड़ के पत्ते, बांस और बेत के काम तथा मधुमक्खी पालन में भी काफी लगे हुए हैं, यानी काफी लोग लगे हुए हैं। काफी लोग जो है मधुमक्खी का पालन भी करते हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट गुवाहाटी के आसपास के प्रदेश को प्रकाश देता है। इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग करने का प्रयत्न अब बहुत तेजी से हो रहा है। यहाँ कई ऐसे सुरक्षित वन प्रदेश हैं जहाँ वन्य पशुओं की रक्षा की जाती है। गुवाहाटी से 200 किलोमीटर पर काजीरंगा में एक अत्यंत सुंदर पशु विहार है, यानी काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही है। यह 440 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें एक सींग वाले गैंडे, हाथी, भैंसे, सुअर, चीते, रीछ और हिरण तथा नाना प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं। भूटान की सीमा के पास कामरूप जिले में मानस नाम का एक और सुंदर पशु विहार है। कहा जाता है कि प्राग ज्योतिष की स्थापना राजा राम के वंशजों ने की थी। आर्यों के बाद मंगोलों ने इस प्रदेश पर अधिकार कर लिया। नरकासुर इसी जाति का राजा था। पुराणों में इसे भगवान विष्णु और धरती का बेटा बताया गया है। इसने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने इसे मार डाला था। इसका पुत्र भगदत्त महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ा था। उसकी सेना में किरात और चीनी आदि थे। युद्ध से पहले अर्जुन भी इस ओर आया था, यानी अर्जुन भी वहां पे गए थे। उसने मणिपुर और नाग प्रदेश की राजकुमारियों से विवाह किया था। किसने? अर्जुन ने। ऐतिहासिक युग में इस प्रदेश की चर्चा गुप्त सम्राटों के समय में ही आती है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में असम का उल्लेख है। उस समय इस प्रदेश का राजा समुद्रवर्मा सम्राट समुद्रगुप्त का समकालीन था, यानी उसी के समय का राजा था। गुप्त वंश के किसी राजा मिहिर सेन गुप्त ने कामरूप के राजा सुस्थित वर्मा को युद्ध में हरा दिया था। इसी वंश में भास्कर वर्मा सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ। वह हर्ष का समकालीन था। चीनी यात्री ह्वेनसांग इसी समय यहाँ आया था। उसने इस प्रदेश में के बारे में लिखा है। किसने? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने। यहाँ की भूमि उर्वरा है, यानी उपजाऊ है। जलवायु आर्द्र और उष्ण है। नहरें सदा बहती रहती हैं। यहाँ के निवासी सरल और सच्चे हैं। वे देवी की पूजा करते हैं। यहाँ अनेक देव मंदिर और संप्रदाय हैं। इसके बाद अनेक राजवंश आए और गए। कोच वंश के शासकों के समय वैष्णव कला और संस्कृति का यहाँ बहुत प्रचार हुआ। इन्होंने अहोमों को आगे बढ़ने से रोका, लेकिन कुछ ही समय में उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई। ये अहोम लोग शान जाति के थे और पाटकाई दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र की घाटी से आए थे। इनके नरेशों में एक जयध्यान सिंह था, जिसने मीर जुमला को हरा दिया था। लेकिन औरंगजेब के प्रतिनिधि आमेर के राजा राम सिंह को हराने का श्रेय प्रसिद्ध सेनापति लाचित बरफुकन को है। 17वीं सदी में राजा गदाधर सिंह और रानी जयमती की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। रानी ने मरना स्वीकार किया, लेकिन शत्रु को राजा का पता नहीं बताया। यह शत्रु उनका अपना सेना नायक था, जो राजा को गद्दी से उतारकर स्वयं लोरा राजा के नाम से शासक बन गया था। अंत में गदाधर सिंह ने उसे हरा दिया, पर तब तक रानी मर चुकी थी। यानी जब तक राजा गदाधर ने उस शत्रु को अपने हराया, तब तक रानी मर चुकी थी। इन्हीं के पुत्र थे रुद्र सिंह। 1691 से 1724 इनका अहोम नामचू कांगफा था। इनके समय में अहोम पूरे हिंदू बन गए। इन्होंने अपनी माँ की स्मृति में जय सागर बनवाया। ये कवि भी थे, लेकिन इनके बाद अहोम लोग आपस में ही लड़कर समाप्त हो गए। ठीक है, आगे है मुसलमान बादशाह यहाँ के लोगों को लुटेरे समझते थे, जो समृद्ध प्रदेश को लूट कर लौट जाते थे।
कुछ दिन इस प्रदेश पर वर्मा का अधिकार भी रहा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रदेश को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद जैसा कि शेष भारत में हुआ, यहाँ भी स्वाधीनता के लिए तड़प पैदा हुई, यानी लोग अपनी स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए तड़प उठे। सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में यहाँ के पीएली बरफुकन जैसे व्यक्तियों ने ब्रिटिश शक्ति को चुनौती दी, यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। मणिराम और महेश चंद्र बरुआ हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। इन लोगों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने जितनी शक्ति खर्च की, उतनी पठान कबीलों को अधीन रखने के लिए भी नहीं की थी। यानी पठान कबीले वाले जो थे, उनको भी अपने वश में रखने के लिए अंग्रेजों ने उतनी मुश्किल नहीं की थी, उतने खर्च नहीं किए थे, जितना कि इन दो लोगों को, मणिराम और महेश चंद्र बरुआ, इनको दबाने के लिए की थी। ठीक है। गांधी युग में तरुणराम फूकन, नवीन चंद्र बरलोई, गोपीनाथ बरलोई आदि नेताओं का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी यह प्रदेश पीछे नहीं रहा, यानी सबके साथ ही रहा। पुरुषों के साथ साथ कनक लता जैसी युवतियां भी अपने प्राणों की बलि देने से नहीं चूकी। असमिया साहित्य का उदय 13वीं सदी में हेम सरस्वती के प्रहलाद चरित्र से माना जाता है। 14वीं सदी में माधव कंदली ने रामायण का अनुवाद किया था। उनकी रचना देवजीत असमिया की पहली महान कृति है। लेकिन इस साहित्य को सही दिशा दी 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकर देव ने। उस समय उनकी कीर्तन घोष, माधव देव की नाम घोष और बड़ा गीत जैसी रचनाएं सामने आईं। आधुनिक साहित्य का जन्म 19वीं शताब्दी में मिशनरियों के संपर्क से हुआ। आज के प्रसिद्ध लेखकों में हेमचंद्र गोस्वामी, लक्ष्मीनाथ वैज बरुआ, चंद्र कुमार अग्रवाल, नलिनी बाला देवी, ज्योति प्रसाद अग्रवाल, कमलेश्वर चालिका, देवकांत बरुआ, लक्ष्मीधर शर्मा और हेमचंद्र बरुआ आदि के नाम लिए जा सकते हैं। यानी इन सब के नाम आज के कवियों में, आज के लेखकों में लिए जा सकते हैं। यहाँ बंगला, उड़िया, हिंदी, मुंडारी और नेपाली आदि भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। ठीक है। आप यदि गुवाहाटी से नाव में बैठकर पूर्व की ओर डिब्रूगढ़ जाएं तो अनेक मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। नदी के बीच में कई सुंदर टापू हैं। गुवाहाटी असम का प्रवेश द्वार है। यहाँ जो टापू हैं उस पर उन्माद है। शिवरात्रि को यहाँ मेला लगता है। कामाख्या देवी का मंदिर यहीं पर है और नवग्रह का सबसे पुराना मंदिर भी यहीं पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र पर सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही रंगीन होता है। तेल साफ करने का कारखाना और चिड़ियाघर जैसे बहुत से दर्शनीय स्थान यहाँ पर हैं। यानी असम में बहुत से दर्शनीय स्थल हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रसिद्ध नगर हैं नौगांव धान उत्पादन के लिए, शिवसागर ऐतिहासिक स्थानों के लिए, नामरूप खाद के कारखानों के लिए, नाहर काटिया एवं डिब्रूगढ़ तेल और गैस के लिए तथा तिनसुकिया व्यापार के लिए। डिब्रूगढ़ और जोरहट संस्कृत और शिक्षा के केंद्र हैं। लेकिन असम की यात्रा ब्रह्मपुत्र के बीच में बसे हुए माजुली द्वीप को देखे बिना पूरी नहीं हो सकती। यदि आपने माजुली द्वीप का दर्शन नहीं किया, माजुली द्वीप पर नहीं गए, तो समझिए आपने असम को अच्छे से नहीं देखा। महापुरुष शंकर देव द्वारा स्थापित वैष्णव संप्रदाय का यह मुख्य क्षेत्र है। असम की संस्कृति का सच्चा रूप यहीं पर मिलता है। यहीं पर आप असमिया नाट्य, नृत्य और संगीत से परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है यह माजुली द्वीप और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसको आपको जानना चाहिए। यह जीके का प्रश्न है। ठीक है। आपसे पूछा जाता है जीके में कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, नदी द्वीप कौन सा है, तो वो माजुली द्वीप है, जो कि कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी में है और असम में है। ठीक है। सही, यह पाठ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं। यहाँ पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिया गया है, तो आप इसको यहाँ से नोट कर लें शब्दार्थ को। अभ्यास प्रश्न, बोध और विचार बहुविकल्पी प्रश्न।
सही विकल्प चुने। आपसे कहा गया है कि सही विकल्प चुने। पहला प्रश्न है, कालिदास ने रघुवंश में असम को किस नाम से पुकारा है? तो किस नाम से पुकारा था कालिदास ने? नील लोहित के नाम से, इसलिए ख ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, किस जाति ने असम पर सर्वाधिक 600 वर्षों तक शासन किया? तो अहोम जाति ने सर्वाधिक 600 वर्षों तक शासन किया था, इसलिए क ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में असम में किन धर्मों का प्रभाव रहा? तो शैव धर्म का, बौद्ध धर्म का, शाक्त धर्म, इन सबका प्रभाव रहा, इसलिए घ ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे है चौथा प्रश्न, असम में किस तरह की लकड़ी नहीं पाई जाती? तो वहां पे शाल, सागौन, शीशम तो पाया जाता है, लेकिन असम में चंदन नहीं पाया जाता है, इसलिए घ ऑप्शन सही है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, डिगबोई में क्या निकलता है? तो उत्तर है किरासिन, इसलिए ग ऑप्शन सही है। छठा प्रश्न है, कौन असम की मुख्य फसल नहीं है? तो गेहूं असम की मुख्य फसल नहीं है, इसलिए का ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न है, प्राग ज्योतिष की स्थापना किसके वंशजों ने की थी? तो श्री रामचंद्र के वंशजों ने की थी, इसलिए का ऑप्शन सही है। आठवां प्रश्न है, आमेर के राजा राम सिंह को किसने हराया था? तो आमेर के राजा राम सिंह को सेनापति लाचित बरफुकन ने हराया था, इसलिए ख ऑप्शन सही है। आशा है कि यह पाठ तथा यहाँ तक का अभ्यास कार्य आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।